हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आते हैं। दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं और इससे जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होते हैं। तो इससे आप अच्छे से देखिए एंड बहुत ही आसान टॉपिक है, वैसी बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। तो आप अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम में आप लिखिए इसे अच्छे से, आपके मेंस में भी आएगा। तो कोई भी डाउट है पीछे की कोई भी वीडियो में, कोई भी क्लास में, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। तो एंड कोई और आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर देखते हैं जिससे आप पूरी तरह से समझ जाओगे ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ये क्या है, आपका अर्थ है। आप मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है, पृथ्वी। एंड ये जो रेड कलर का है आपका, ये आपका ओजोन लेयर है, ओजोन परत। तो आपको पता है ओजोन परत का क्या काम होता है कि जो भी सूरज से, जो भी सन से यूवी रे आती है, यूवी रे परावैंगनिक किरण बोलते हैं हिंदी में उसको। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उससे अर्थ को बचाती है। पृथ्वी क्या करती है, मतलब ओजोन लेयर क्या करती है, पृथ्वी को यूवी रे और परावैंगनिक किरण से बचाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका सन है, सूरज है। तो सूरज से कुछ किरण आती है, सोलर रेडिएशन आती है, कुछ एनर्जी आती है, कुछ ऊर्जा आती है पृथ्वी पे, जो हमारे मतलब एक जीवन के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, सूरज की एक रोशनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब कुछ सूरज की हीट आती है, मतलब रेडिएशन आती है, तो कुछ वापस चली जाती है पृथ्वी पे। पूरा का पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता, पूरा का पूरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, कुछ यहाँ से रेडिएट कर जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में। तो उससे क्या होता है, जब ये ऊपर चली जाती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O एंड CH4 मीथेन, ठीक है। तो ये क्या करती है वायुमंडल में, ये जो सूरज से आने के बाद जो हीट या एनर्जी आती है, जब रेडिएट कर जाती है, वापस चली जाती है वायुमंडल में। तो जितने भी गैसेस हैं, ये और भी गैस होती हैं, वो आपको पता है। तो इससे मिल के, ये जो हीट है, इससे मिल के एक अलग एनर्जी बनाती है, ठीक है, जो कि आपके वायुमंडल को गर्म करके रखती है, जिससे हमारे बहुत ही इससे हार्मफुल इफेक्ट होता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो ये जो चीज़ें, ये जो CO2 है, N2 है, CH4 और भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी गैसेस हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCS। तो सारे क्या करते हैं, जो सूरज से जो एनर्जी आती है, वो जो पृथ्वी से वापस थोड़ी चली जाती है, उससे मिलके एक एनर्जी बनाती है, वो हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, मतलब चेंजिंग आता है, जो भी आपके वायुमंडल में चेंजिंग आता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में मेनली क्या होता है कि तापमान आपका वायुमंडल का बढ़ता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम देखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग क्या करी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन परत की मतलब जो सूरज से यूवी रेडिएशन आती है, पैरावैंगनिक किरण जो आती है, उससे बचाती है हमें। लेकिन ये जो यहाँ पे तापमान इसकी बढ़ती है, इसकी टेम्परेचर जो बढ़ती है इस गैस की वजह से, वो ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, ओजोन लेयर को भी तोड़ देती है, जिससे कि पृथ्वी पे जो हीट, मतलब सूरज से जो आती है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, वो भी अंदर आने लगती है, जिससे कि बहुत सारे इफेक्ट होने लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट है आप समझ गए, बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अर्थ है, पता है आपको। तो जो आपका ग्लोबल वार्मिंग, जब आपका तापमान एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, वायुमंडल में जब बढ़ने लगती है, ये आपका ओजोन लेयर है। तो क्या होती है, धीरे धीरे देखिए आप, ये आपका क्या है, आग, ये फायर है, आग लग गई। तापमान बढ़ने से क्या होगा, आग तो लगेगी, एनर्जी एक है, डेवलप होगी। तो पृथ्वी को यहाँ फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, पृथ्वी को धीरे धीरे क्या करिए, इधर से जलाते हुए जा रही है, मतलब गर्म करते हुए जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में मेनली यही होता है। क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे कि जो भी नुकसान है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट है, वो हम आगे देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप देखिए, डेफिनेशन देखिए। तो एग्जाम में जब आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आए, तो आप ये फिगर भी बना दीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नंबर, आपको पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। आगे देखिए आप। तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या किया है, इस वीडियो में भी आपको पहले इंग्लिश लिखा है, फिर हिंदी लिखा है। तो जो भी गैसेस कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या, उसका स्रोत क्या है, वो आप एयर पॉल्यूशन वीडियो में इससे पहले करवाई हूँ आपको, वायु प्रदूषण, उसमें आप देख लीजिए। जो भी गैसेस के स्रोत हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी हैं, उसके स्रोत मैंने, उसके सोर्स मैंने उस वीडियो में बताया, प्लीज़ देख लीजिए आप। तो फर्स्ट वन क्या है, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग वॉज गिवन बाय वैली ब्रॉयकर।
ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का टर्म दिया। ठीक है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज, है ना, इंक्रीज अंडरलाइन इन अर्थ टेम्परेचर। बस यही ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है। अगर अर्थ के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, जनरली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो भी गैस हैं उसके स्रोत क्या है? इफेक्ट काउज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एंड अदर। जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एंड अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक वृद्धि है। जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा आपकी पृथ्वी, आपके अर्थ में, एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहते हैं। आगे देखिए आप, बिफोर प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब आपके मतलब अर्थ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज 15 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जो भी तापमान है, वो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए बहुत सही है। ये टेम्परेचर आपके लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। बट करेंटली इट इज़ 16.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका जो रिवॉल्यूशन, जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसके बाद क्या है, 100 ईयर्स, इन लास्ट 100 ईयर्स टेम्परेचर क्या आपका 16.6 डिग्री, मतलब 15 से 16.6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो इसका इंक्रीमेंट क्या है 100 ईयर्स में? 0.76 से 0.80 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद हमारा टेम्परेचर 0.7 से 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, बहुत सारे रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, बहुत सारे गैसेस के रीजन्स हैं, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे अर्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या बढ़ती जा रही है। तो क्या है, पूर्व औद्योगिक क्रांति से पहले पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। वर्तमान में ये 16.6 डिग्री सेल्सियस है। 100 वर्षों में टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0.7 से 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर, तापमान आपका पृथ्वी के वायुमंडल का, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, क्या इससे हमें प्रॉब्लम होती है, आप आगे देखिए। इसके कारण क्या है, इसके काउज क्या है, इसके कारण क्या है, आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में आते हैं मेंस में लिखने के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला जो कारण देखेंगे हम लोग, मैन मेड काउज, मतलब मनुष्य के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के द्वारा हम लोग ऐसा क्या करते हैं, मनुष्य ऐसा क्या करता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब की समस्या बढ़ती जा रही है। तो पहला काउज क्या है, पहला कारण क्या है, यूज़ ऑफ व्हीकल्स, वाहनों का उपयोग करने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कैसे, देखिए, द यूज़ ऑफ व्हीकल्स इवन फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूर के लिए अगर आप व्हीकल्स का यूज़ करते हो, रिजल्ट इनटू वेरियस गैसियस एमिशंस। ये आपको पता है कि जो भी आप व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में क्या है, आपके बाइक हैं, ट्रक हैं, जो भी है, मतलब ये आपके कार हैं, आपके ट्रेन भी हैं, व्हीकल्स, मतलब जो भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, अगर आप छोटे डिस्टेंस के लिए भी जाओ तो उससे बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, आपको पता है। तो व्हीकल्स क्या है, बर्न फॉसिल फ्यूल्स। ये मैं आपको बताया फॉसिल फ्यूल्स एयर पॉल्यूशन में। तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या है, पेट्रोल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, फिर और भी गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस हैं। तो क्या कहते हैं, एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस से क्या निकलता है, फ्यूल से क्या निकलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन इनटू द एटमॉस्फेयर, रिजल्टिंग इन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो उस गैस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। आप समझ गए। तो आप जो व्हीकल्स यूज़ करते हो, आप कम दूरी के लिए भी करो तो उससे कुछ ना कुछ गैस तो निकलेगा ही, बिकॉज कुछ ना कुछ गैस निकलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके व्हीकल से निकलता है, ठीक है। तो क्यों निकलता है, जैसे कि आप कोई पेट्रोल डलाए, अपना फॉसिल फ्यूल अपने बाइक के अंदर डलवाते हो, तो आप जब बाइक चलाते हो तो वो तेल आपके, मतलब पेट्रोल आपकी गाड़ी के अंदर जलता है, तो उससे एक धुआं निकलती, कभी कभी हमें दिखती नहीं धुआं, लेकिन आप महसूस कर सकते हो, कुछ स्मेल आता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, और भी कुछ जहरीले उसमें गैस हो सकती हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को के टेम्परेचर को बढ़ाती है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हो रहा है, बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। तो बहुत कम दूरी के लिए भी वाहनों के उपयोग से विभिन्न गैस उत्सर्जन होते हैं, आपको पता है। वाहन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों की एक बड़ी मात्रा को वातावरण में उत्सर्जित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा देखिए, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। वनों की कटाई से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ एयर पॉल्यूशंस में।
तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वनों की कटाई से प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता है, जो पौधे हैं उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, मेन सोर्स है ऑक्सीजन का। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, देयर बाय मेंटेनिंग एनवायरनमेंट बैलेंस। आप समझ गए, आप इसे पढ़ लो, आप खुद से भी समझ जाओगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, वो सोर्स है मेन ऑक्सीजन का। बट पौधे क्या करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी अदर थिंग, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो पौधे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब वन की कटाई होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ता है, जो भी है, तो पेड़ जब कट जाएगी, वन जो कट जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर वायुमंडल में घूमने लगेगी, क्योंकि वन तो कटाई हो रही है, वन की कमी हो रही है। तो पौधे जो कम होगा तो मनुष्य का तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको पता है, डे बाय डे ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप वन की कटाई करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर आपके एनवायरनमेंट में घूमने लगेगा, जिससे कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लेटेड फ्रॉम मेनी डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पस। बहुत सारे डोमेस्टिक है, जैसे आप घर बनाते हो, मॉल बनाओ, कॉमर्शियल पर्पस कोई बिजनेस बनाओ, तो आप पौधे काटते हो, वन की कटाई करते हो, तो जिससे क्या होता है, दिस हैज़ एन एनवायरमेंटल इनबैलेंस, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो गया, देयर बाय गिविंग राइज टू ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में बढ़ जाएगी, उसकी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी गैसेस। तो देखिए बहुत आसान है, आप इजीली समझ जाओगे। पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, पता है आपको, मैं बता दिया। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये आपको पता है। कई घरेलू और वाणिज्य उद्देश्यों के लिए जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, इससे एक पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। दिस इज़ वेरी इजी, आप इजीली समझ गए आई थिंक। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी डाउट है, या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, और कारण क्या क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया हूँ कि इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन सोर्स क्या है, एयर कंडीशंस जो आप यूज़ करते हैं, एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, आप जब भी घर में यूज़ करो, मॉल्स में कहीं भी यूज़ करो, तो आप जो गैस है बहुत ही आपका हार्मफुल है, पता है आपको, जो एयर कंडीशंस या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो उससे निकलती है, और आपके एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट करती है, आपके एटमॉस्फेयर में भी वो गैसेस जाती है। तो फिर जो भी गैसेस हैं, जो भी गैस आपके एनवायरनमेंट को गर्म करेगी, पर्यावरण को गर्म करेगी, तो आपके वो ओजोन लेयर को भी तो प्रभाव डालेगी, उसके परत को डिस्ट्रॉय करेगी, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए, विद द एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशंस रेफ्रिजरेटर, ह्यूमंस हैव एडिंग CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर। पता है आपको, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे एमिटेड बाय द सन। मैं बताया था आपको फर्स्ट स्लाइड में ही कि जो सन है, जो सूरज है, वो अल्ट्रावायलेट रे, UV रे आपको वहाँ से आती है, तो जो ओजोन लेयर है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, UV रे से। तो द CFC हैज़ लेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। और ओजोन लेयर क्या होता है, उसमें मतलब एक तरह से ओजोन लेयर की परत जो है टूटने लगती है, उससे क्या हो, UV रे हमारे अर्थ पे आने लगती है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन मेकिंग वे फॉर द UV रेज, डियर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। आप समझ गए, बहुत आसान है। तो CFC का भी यूज़ करोगे, एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ करते हो, उससे CFC गैस निकलती है, वो आपके ओजोन लेयर के लिए भी हार्मफुल है, और पृथ्वी का, अर्थ का टेम्परेचर भी वो बढ़ाता है। तो एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स के अत्यधिक उपयोग के साथ मानव पर्यावरण में CFC जोड़ा जा रहा है, मतलब CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूरज द्वारा उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। CFC ने परावैंगनी किरणों के लिए ओजोन परत की कमी का रास्ता बना दिया, आपको पता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल विकास से कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे तापमान बढ़ रहा है, ये तो कोई भी आप इजीली आपको पता होगा कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी औद्योगिक आप बिजनेस करते हो, तो उससे बहुत सारे गैसेस निकलती है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कहीं भी चले जाओ, देखना उससे बहुत सारे गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सारी गैसेस इंडस्ट्री से निकलती है। डिपेंड ऑन यूज, अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हो उससे भी गैसेस निकलती हैं। तो इंडस्ट्री क्या, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
द हार्मफुल एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्री जो भी फैक्ट्री है एडेड टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ये मेनली क्या है कि अगर आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या क्यों होता है? क्योंकि आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। जो भी रीजन से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप डायरेक्ट उसको मान लो कि उससे ग्लोबल वार्मिंग हमारे उसी रीजन से होता है। तो क्या औद्योगिकरण के आगमन के साथ पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, पता है आपको। कारखानों से निकलने वाला हानिकारक उत्सर्जन पृथ्वी के बढ़ते तापमान को जोड़ता है, दिस राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका मैंने फिगर देखा, फिगर में देखिए आपका कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई औद्योगिक काम चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सपोज कि ये कोई चिमनी है, आपको चिमनी पता है, आप तो चिमनी तो देखते ही होगे। तो आपने देखा होगा जब वहाँ पे ईंट की मतलब जो भी होती है बनती है वहाँ पे, तो ऊपर देखना आप कितना मतलब ब्लैक काला कलर का धुआं निकलता है। तो वो भी कोई धुआं एनवायरनमेंट में जो भी वायुमंडल में जाती है, तो वायुमंडल के जो भी वहाँ का है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आप एग्जाम्पल में चिमनी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी फैक्ट्री है, देखिए कैसे धुआं निकल रही है। तो ये धुआं भी तो गर्म होता है, आपने कभी देखा होगा, कभी साइड में गए होंगे या तो किचन में ही जाके देखो, आप कुछ बना रहे हो उससे जो गर्मी निकलती है, जो मतलब एक वाष्प निकलती है ना, वेपर निकलती है, वो भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग उसके भी रीजन से होता है। कोई भी चीज़ आपकी पृथ्वी के मतलब एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को या वायुमंडल को गर्म कर रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, या कोई भी रीजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप फिगर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर मतलब कृषि से कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये देख लीजिए आप। वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। आपको पता है कि जब आप एग्रीकल्चर या कृषि करते हैं तो बहुत सारे आप मशीन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल क्या है मॉडर्न टाइम में, अभी क्या है आप लोग कृषि में पहले क्या है, कुछ पहले हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे। अभी क्या आप जैसे ट्रैक्टर का यूज़ करते हो, ट्रैक्टर से भी तो जैसे ट्रैक्टर तो बहुत धुआं निकलता है, वो भी उससे भी तो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो भी आपके वायुमंडल में जाती है, तो वायुमंडल को गर्म करती है, ठीक है ना। तो उससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। मीथेन गैस, जो भी आपके एनिमल्स है, जानवर हैं, जब वो खाना खाते हैं, जब वो जुगाली करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, मीथेन बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो वो जो उसके जो वेस्ट होते हैं आपके जानवर के, कोई भी हो, काव हो, कोई भी ऑक्स हो, तो उसके जो वेस्ट होते हैं उससे भी मीथेन हमारे वायुमंडल में मीथेन गैस मतलब प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, अर्थ का सरफेस है, वो टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारे मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। दिस ऐड टू द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, इन द एटमोसफेयर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मेन रीज़न क्या है, आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है। बहुत सारे गैसेस दिए होंगे आपके ऑप्शंस में, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप टिक कर देना, ये आपका आंसर है। आप देख लीजिए पिछले साल का क्वेश्चन। तो ग्लोबल वार्मिंग हमके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखिए आप लोग अच्छे से। तो खेती की विभिन्न गतिविधियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्पादन करती है, पता है आपको। ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस को जोड़ते हैं, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं। देख लीजिए आप आगे देखिए आप। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। कैसे होती है देखिए आप। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स मोर पीपल ब्रीथिंग, जितने लोग बढ़ेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर एक लोग हैं तो कम सांस लेगा, 10 लोग हैं तो ज़्यादा सांस लेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स मोर पीपल ब्रीथिंग, जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा लोग ब्रीथ मतलब सांस लेंगे। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझ गए हो कि आप जितने लोग हो उतने ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ोगे, सांस लोगे तो सांस छोड़ोगे भी। तो लोग जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, आपके पर्यावरण में, आपके पृथ्वी पे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो द प्राइमरी गैस काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमोसफेयर। आप देख लो जहाँ भी आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो आता ही आता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर एक लोग है तो एक लोग अपने हिसाब से ही मतलब सांस लेगा ना, अगर 10 है तो 10 लोग मतलब ऑक्सीजन से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जितने पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और आपको पता है वन की भी कटाई हो रही है, पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। तो आगे देखिए, जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है अधिक लोग सांस लेना, ये पता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है और वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली ये प्राथमिक गैस है। तो आप समझ गए। आगे देखिए और भी रीजन्स हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, देखिए आप। अब क्या है, वो आपके मैनमेड का उससे मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो कारण होती है ग्लोबल वार्मिंग पे, अब क्या है नेचुरल का, जो प्रकृति के कारण भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। वॉल्केनो, पहला क्या है ज्वालामुखी। तो मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया था एयर पॉल्यूशन में
कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसेस निकलती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो वोल्केनो है ज्वालामुखी, ये जब इससे क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस आप यहाँ से निकलती है ज्वालामुखी से। तो ये भी तो आपके एनवायरनमेंट में, आपके पृथ्वी पे जाएगी, आपके वायुमंडल में जाएगी, जो वायुमंडल को गर्म करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए वैसे आप, वोल्केनो आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। तो वोल्केनो एक सबसे बड़ा मतलब नेचुरल कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग होने में। इससे क्या होता है, एस एंड स्मोक, धुआं इसे निकलती है, एस निकलती है और धुआं निकलती है, एमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट करती है तो उस समय आप देख सकते हो, आप कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे कि ज्वालामुखी जब भी विस्फोट करे उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है, ठीक है ना, और वो एटमॉस्फेयर में जाती है, गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट द क्लाइमेट। वो आपके वातावरण को भी प्रभावित करती है, आपके जलवायु को भी प्रभावित करती है, चेंज कर देती है, तो आपके वायुमंडल का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। तो ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़े प्राकृतिक योगदानकर्ताओं में से एक है। ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान उत्सर्जित राख और धुआं वायुमंडल में बाहर चला जाता है, जो जलवायु को भी प्रभावित करता है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है ये। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर में क्या होता है, जल वाष्प। वाटर वेपर आप समझ रहे हो, जब भी आप खाना बनाते हो, कुकर में बनाओ या कहीं भी, तो उससे आपने देखना स्टीम निकलता है। स्टीम मतलब वाष्प निकलता है, ठीक है ना। वाष्प आप ऊपर हाथ रखोगे देखोगे आपका हाथ भीगने लगता है, तो गर्म होता है, ठीक है ना। आप जब ऊपर हाथ रखो कुकर के तो देखना कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि स्टीम कहते हैं उसको, वाष्प होता है वो, वेपर भी कह सकते हो उसको आप। तो हाथ जब लगाओगे तो वो क्या होता है, आपका हाथ भीग जाता है, तो वो भी वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल में जाके मतलब आपके मतलब एटमॉस्फेयर में जाके उसको भी वो गर्म करता है, वाटर वेपर। तो आपने सुना होगा स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन भी तो वही है, मतलब वाष्प से जो इंजन चलता है, तो गर्म है तभी तो इंजन चल रहा है। तो वो भी आपके मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो भी धीरे धीरे जाते। देखिए आपको यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा खाना बना रहे हैं, वो नॉर्मल सी बात है, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा खाना बनेगा, उतनी देर तक आप कुकर चलाओगे, उतनी देर तक आपका सिलेंडर मतलब गैसेस जलेंगे, तो वो भी आपके एनवायरनमेंट में जा रहा है, वो आपके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है। तो ये चीज़ नॉर्मल सी बात है, ये आप खुद भी सोच सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग तो मेन थिंग क्या है कि आपके एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है, दैट इज़ मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा आपके एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल वार्मिंग उससे होगा ही होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का तापमान, टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी रीजन से, आप देख लीजिए, खुद भी सोचिए कैसे हो सकता है, दैट विल बी अ मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जल वाष्प एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जल निकाय से अधिक पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, जो और वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ जाता है। आप समझ गए। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ मतलब जंगल की आग से भी बहुत सारे गैसेस निकलती है, ठीक है ना। तो वो गैस भी आप तो वही चीज़ है, आप भी कुछ भी हो, जो गैस जंगल में आग लगा, धुआं हुआ, तो आपके मतलब एटमॉस्फेयर में गया, वो एटमॉस्फेयर को गर्म किया, ठीक है ना। आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री या कहीं भी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आग लगती है, तो आप फील कर लोगे, आग लगी तो वो गर्म होगी, और धुआं भी निकली तो आपके एटमॉस्फेयर को तो गर्म करेगा ही। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो क्या हो, उससे तो टेम्परेचर और तापमान बढ़ेगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये पता है आपको। तो फॉरेस्ट फायर एमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग स्मोक, ठीक है ना। तो जब आप जंगल में आग लगती है तो उससे क्या हो, एक कार्बन जो भी मतलब एक स्मोक होती है, धुआं होती है, उसमें बहुत सा ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है ना। दिस गैसेज आर रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही आसान लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए, आप खुद भी समझ जाओगे। तो जंगल की आग बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त धुआं का उत्सर्जन करती है। ये गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है, जिससे परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। आप समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्या इफेक्ट, ये भी आपके मेंस में बहुत बार आती है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है। तो देख लीजिए, पहला इफेक्ट क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि। पता है ग्लोबल वार्मिंग तो मेन यही है कि तापमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर सिंस 1880। द अर्थ टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज बाय 1.4 डिग्री। 1880 के बाद जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री बढ़ा है। दिस हैज़ इंक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विच हैव लेड एन इंक्रीज इन सी लेवल्स। ये आप देखिए, दिस कुड हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन
कोस्टल रीजन्स। ये आप समझ गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 1880 के बाद जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है 1.4 डिग्री, उसके जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है वो पिघलेगा। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो बर्फ़ तो आपका पिघलेगा। आपको ये चीज़ पता हो, जो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या है, समुद्र की लेवल, सी लेवल्स बढ़ेगी। जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो बगल में जो छोटे छोटे मतलब घर होते हैं ना समुद्र के बगल में या छोटे नदी के बगल में, तो नदी की पानी जो बढ़ेगी तो छोटे छोटे घर उस मतलब फ्लड उसको बोल दो आप, फ्लड में बह जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। सी लेवल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। 1880 के बाद से पृथ्वी के तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। इससे ग्लेशियर्स के पिघलने में वृद्धि हुई। पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स तो पिघलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई। तो ग्लेशियर्स में क्या होता है, बर्फ़ होता है बहुत सारा, वो पिघलेगा तो बर्फ़ क्या होगा, पानी बनेगा। और जो पानी कहाँ जाएगी फिर, वो समुद्र क्या है, समुद्र की स्तर बढ़ेगी। इससे तटीय क्षेत्रों में पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। आप यहाँ देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये आपका पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है, और क्या हुआ, तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने लगा, पानी बढ़ने लगा। तो आपका यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, वाटर, पानी है। तो धीरे धीरे अर्थ क्या है, पानी और मतलब वाटर के अंदर डूबने लगा। तो ऐसे जब ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो यही केस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए इधर ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ, टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से देखिए धीरे धीरे ये पानी में बनने लगा। ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये धीरे धीरे पानी बनने लगा है। तो जिससे सी लेवल हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये छोटे छोटे से घर हैं बगल में, ठीक है ना, कोस्टल साइड में जो होते हैं समुद्र के बगल में, तो छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो समुद्र की लेवल में, सी लेवल में जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो ये सब भी घर डूब जाएगा। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट होंगे, जो वहाँ पे होंगे वो डूब जाएंगे। तो पॉपुलेशन कम होगा, तो यहाँ पे जो खेती हुई होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे आप बहुत सारे अपने मन से भी लिख सकते हो कि पॉपुलेशन कम होगा, वहाँ पे बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि पानी में बहुत सारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे जाएगा। तो आप खुद से सोचिए, ठीक है ना, क्योंकि खुद सोचिएगा फिर एग्ज़ाम में आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आगे आप देखिए, फूड प्रोडक्शन, उसके इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं ना, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग का। आपका फूड प्रोडक्शन में पड़ेगा, खाद्य उत्पादन पे भी पड़ेगा। कैसे, मैं बता दिया आपको कि सी लेवल, पानी बढ़ेगा तो आपके जो खेती करोगे वो डूब जाएगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे और अगला पॉइंट और भी देख लीजिए, सिंस ट्री एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर स्ट्रेस। जो पेड़ और पौधे होते हैं ना, वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सह पाते। क्यों, वो टेम्परेचर मतलब तापमान को मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। आप मतलब कोई भी पौधे आप रखो और वहाँ पे आग जला दो, देखना पौधे तुरंत से मुरझा जाते हैं। तो टेम्परेचर मतलब प्लांट का भी एक अलग टेम्परेचर होता है। आप उसी टेम्परेचर पे उसे रखोगे, किसी का भी, कोई मनुष्य है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए भी एक अलग टेम्परेचर फिक्स किया गया, तापमान फिक्स किया गया है कि इससे ज़्यादा में अगर हम लोग जाते तो हमें कोई कुछ हो जाती है, लू मार देती है, कुछ भी हो जाती है, ठीक है ना। ट्री एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर स्ट्रेस। अ रैपिड राइज इन टेम्परेचर में काउज लार्ज स्केल डेथ ऑफ ट्री एंड प्लांट्स। देख लीजिए आप, मतलब जो बहुत ज़्यादा जो तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर जो इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, जो प्लांट्स, पौधे और हैं, पेड़ और पौधे, वो मरने लगेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि पेड़ और पौधे तापमान तनाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए तापमान में तेज़ी से वृद्धि से पेड़ पौधे की बड़े पैमाने पे मौत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ये पहले था जब तापमान, टेम्परेचर बढ़ा नहीं था, ठीक है ना। ये क्या, बाद का फोटो है। जब ग्लोबल वार्मिंग होने लगा तो क्या हो गया, ये इधर इस साइड का पेड़ जलने लगा, ठीक है ना, मरने लगे। तो आप देख लीजिए पिक्चर में, आप आसानी से समझ जाइएगा। और दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा इमेज देखिए आप, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस साइड क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं, ये जो ग्रीन है, हरा कलर का है, आपके पेड़ पौधे हैं, वो मरने लगा। जब टेम्परेचर, तापमान बढ़ने लगा तो ऐसा केस आ जाएगा, मतलब पेड़ पौधे मरने लगेंगे, तो ऐसी भूमि हो जाएगी, ऐसी अर्थ हो जाएगी, ठीक है ना, एक मतलब रेगिस्तान टाइप हो जाएगी। वहाँ आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, कुछ आप उपजा नहीं पाओगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, असर हैं हमारे ऊपर, आप देख लीजिए। तो जब ये चीज़ें होंगे, पेड़ पौधे जब मरेंगे तो फूड प्राइस इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली। जब जो भी खाने के दाम बढ़ेंगे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आप देख लीजिए, बहुत आसान है, आप समझ जाइए। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट के सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए मुझे आप। चलिए आगे देखते हैं उसके क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। क्लाइमेट चेंज, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, तो
जलवायु में परिवर्तन होगा। तो देख लीजिए आप, तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। देयर आर ड्रॉट्स एट सम प्लेस एंड फ्लड एट सम। दिस क्लाइमेट इम्बैलेंस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप देखते होंगे कभी कभी सडनली कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे सूखे पड़ जाते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है, ठीक है ना। जैसे कि कहीं ग्लेशियर्स है, वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, तापमान बढ़ा तो पानी बन गया, तो वहाँ पे बाढ़ आ गया। और कहीं पे पानी है तो ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो सूखा कर देता है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, कुछ चीज़ पानी भी बन रही है बर्फ, और जहाँ पे पानी हो सूख भी रही है। तो सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आया है, कुछ स्थानों पे सूखे हैं और कुछ पर बाढ़। तो देखिए आप अभी से आप ज़्यादा साल मत जाइए, 20-30 साल पहले ही चले जाइए, तो पहले ऐसे नहीं होता था कि मतलब सूखे हैं, कहीं कहीं बाढ़ है। पहले क्या था, नॉर्मल था, बाढ़ आ रहा तो ठीक है आ रहा है, सूखा ऐसा नहीं कि सूखा पड़ गया, मतलब कभी भी कोई भी महीने में सूखा पड़ गया। अब ऐसा होता है कि किसी भी मंथ में सूखा पड़ गया, कभी भी कुछ, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है तो कभी कम हो रही है। तो यह जलवायु असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आप समझ गए। आगे देखिए आप, कोई नहीं, आप इसको फोर्थ कर लीजिए। तो फोर्थ इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज, रोगों का फैलाव। क्या असर पड़ेगा, देख लीजिए, रोगों के फैलाव होंगे। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, पता है आपको। दिस हैज़ लेड टू मूवमेंट ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीज। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है, जो ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं, वो बढ़ती है, उसके पैटर्न में चेंज होती है। तो इससे क्या होता है, जो मॉस्किटोज हैं, जो मच्छर्स हैं, वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब आने जाने लगते हैं, जिससे कि वो बीमारी को ले जाते हैं और फैलाते हैं। तो आप समझ गए। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं, आपने देख लिया, इससे बहुत सारे रोग फैलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी जगह में डेंगू है, किसी जगह में कुछ है, कहीं मलेरिया हो रहा है, तो सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। क्या होता है कि कहीं पे हीट है तो कुछ इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा तापमान से, तो वो किसी दूसरे जगह जाने लगता है। तो कौन सा कहाँ जा रहा है हमें दिखता नहीं वो चीज़। बस क्या होता है, ये रोगों का जो हमारे मतलब डिजीज़ हैं, रोग हैं, वो फैलते जा रही है, वो जिससे मच्छर की आवाज़ मतलब इधर से उधर जाते हैं, तो किसी को कुछ भी हो गया, ठीक है ना। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के रीजन्स होते हैं, इसके कारण हैं। ये देखिए आप, फोर्थ पॉइंट, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या में कमी। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो मानव जनसंख्या में कमी होगी। कैसे होगी, जो फ्लड आती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, फ्लड भी आती है। जो तापमान बढ़ेगी, सी लेवल समुद्र की पानी बढ़ेगी, तो उससे फ्लड भी आएगी। तो फ्लड जो आएगी, आपको पता है जब भी फ्लड आती है कहीं भी किसी भी रीजन से बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है ना। भूखे से भी मरते हैं, क्यों कि बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो फ्लड में बह जाता है, मतलब बाढ़ में बह जाते हैं, उससे भी लोग मरते हैं। तो आप इजीली आप ये पॉइंट्स आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाइए कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तभी आप लिख पाओगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी होता है कि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आपको भी कुछ माइंड पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम में क्या लिखना है। तो आगे देखिए आप, तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्लड्स, ठीक है ना, बाढ़ जो बढ़ती है, और मतलब और जो सुनामी आती है, ठीक है, एंड अदर नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन टेंड टू डिक्रीजेस, ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ डिजीज लीड्स टू डिक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। पता है आपको, जो फ्लड आता है ना, जो बाढ़ आती है, तो उससे क्या है कि ऐसे भी लोग मरेंगे, सुनामी आएगी, और जो फ्लड की वजह से मैं बता चुका हूँ आपके बहुत सारी बीमारी भी आती है, ठीक है ना, उससे भी लोग मरते हैं। ये आपके चारों साइड की घटना होती है, आपको पता भी है, बस क्या है आपको लिखना क्या है एग्जाम में, ये आप देख लीजिए। बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण मनुष्यों की आबादी कम हो जाती है, साथ ही बीमारियों के फैलने से मानव आबादी में कमी आ जाती है, ठीक है, देख लीजिए आप। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है। मैंने मिस्टेक से पॉइंटिंग मिस्टेक कर दिया, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिए। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास की हानि। यहाँ पे देखिए आप, अ ग्लोबल शिफ्ट इन द क्लाइमेट लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। In this case, the animals need to migrate from their natural and many of them even get extinct. This is yet another major impact of global warming on biodiversity. इसका क्या मतलब है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग में जो भी सडनली चेंज होती है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या, तापमान बढ़ेगा तो कहीं पे तापमान बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है। तो ऐसे क्या, कहीं पे ठंडा है तो कहीं पे गर्म है, मतलब नहीं चल रहा कि मतलब कब ठंडा होगा कब गर्म होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इससे क्या होता है, जो भी
जैसे कि कोई हम लोग है तो हम लोग का भी एक बना हुआ है कि हम लोग को इतना तापमान में रहना है, इतने गर्मी होना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए। तो जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनका भी एक लाइफ है कि हमें इतना टेम्परेचर से इतना तापमान चाहिए। तो जो चेंजिंग होती है सडनली ग्लोबल वार्मिंग में, जो शिफ्ट होती है इधर से उधर, मतलब जो बदलाव होती है, जिससे क्या तो पेड़ पौधे भी मरने लगते हैं और एनिमल्स जो जानवर हैं अपने घर छोड़ के इधर से उधर जाने लगते हैं, ठीक है ना, कि अब वैसा वहाँ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। तो इस चक्कर में जो जानवर से भी इधर उधर भागते रहते हैं, जिनके उनके भी लाइफ पे नुकसान होता है, वो मरते भी हैं, क्योंकि हर कोई एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो यहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलवायु में एक वैश्विक बदलाव से कई पौधों और जानवरों के आवासों का भी नुकसान होता है, इधर से उधर भटकने लगते हैं सब। तो इस मामले में जानवरों को अपने प्राकृतिक से प्लान करने की आवश्यकता होती है। उनमें से कई विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो गए, मर गए, जो भी है। ये जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। तो आप समझ गए, अब ये सब बहुत ही ईजी है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप अगर अच्छे से आप देख लीजिए आप समझ जाइएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये भी आपके देख लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या दृष्टिकोण है, अप्रोचेस टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग। आप देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट वन क्या है, रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस हैं, जो यूज़ करते हैं, उसको आप कम कीजिए बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो भी फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल हैं, गैसेस हैं, और भी जो नेचुरल गैसेस, उसके आप कम यूज़ कीजिए, ठीक है ना। जैसे व्हीकल्स यूज़ करो, गाड़ी यूज़ करो, कम दूरी के लिए मत आप यूज़ कीजिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, जो भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो गाड़ी चलाई जाती है, बस सब उसका यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो रोड पे चली रही है। तो अपना गाड़ी आप छोटे डिस्टेंस के लिए, छोटे मतलब व्हीकल्स को अपने छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मत यूज़ कीजिए, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स कम से कम यूज़ हो और आपके ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम हो। तो यहाँ पे लिखा हो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, मतलब उसको रोका जाना। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंक्रीज वेजिटेशन कवर, जो वनस्पति की कवर किया जाए, मतलब वेजिटेशन कवर आपको पता होगा अगर आपने खेती किया होगा, इसका मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ, मतलब परसेंटेज कवर्ड बाय वेजिटेशन, ठीक है ना। जो हमारा सॉइल है, मिट्टी है, वो कितना परसेंटेज में कवर किया गया है, मतलब प्लांट से, मतलब वेजिटेशन से। तो जितना ज़्यादा हम वेजिटेशन कवर करेंगे प्लांट मतलब सॉइल पे, उतना अच्छा है, ठीक है ना। जितने मतलब इसका क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप वेजिटेशन कवर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसका मतलब है कम मिट्टी पे ज़्यादा पौधे हम उगाया जाए, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा वेजिटेशन उस जगह पे हम कवर करें, इससे क्या है कि वहाँ की जो एयर क्वालिटी है, जो आपकी हवा है, वो बढ़िया होगी। आपको ये चीज़ पता है, आप पता है, आप जो गाँव से हो अगर आप लोग, तो अब जब गाँव के खेतों में जाते हो वहाँ का हवा अलग है, आप कोई शहर में जाओ, बड़े शहर में, वहाँ का हवा अलग है। तो गांव में हवा क्यों अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस आप लोग कवर करते हो, कम मिट्टी पे ज़्यादा वहाँ पे आप पौधे या पेड़ पौधे लगाते हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसके एडवांटेज और क्या लाभ क्या है कि वहाँ के लोग खुश रहते हैं, और उससे क्या बीमारी कम होती है, और उपजाऊ है, प्रोडक्शन वो बढ़ता है। तो और आगे देख लीजिए आप, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ N2 फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फॉर रिड्यूसिंग N2O एमिशन। तो जो भी फर्टिलाइजर आजकल जो हम लोग कृषि कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हम लोग उपजा सकें, ज़्यादा चीज़ हम लोग प्रोडक्शन कर सकें। तो जो भी खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें N2 यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इन एग्रीकल्चर। तो हम लोग क्या करना है, N2 यूज़ नहीं करना, उस N2O को, एमिशंस को हमें कम करना है। तो N2O उत्सर्जन को कम करने के लिए कृषि में N2 जो उर्वरक है उसका उपयोग हमें कम करना है, ठीक है। यहाँ पे N2 लिख लीजिए आप। तो आप समझ गए, आगे देखिए, डेवलप सब्सटीट्यूट ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यूज़ करते हैं हम AC में, रेफ्रिजरेटर में। तो AC रेफ्रिजरेटर क्या अभी हर जगह यूज होता है, आप कुछ चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। आप कार खरीद लो, उसमें ये होता है, मॉल में जाओ, सिनेमा मूवी देखने जाओ, हर जगह मतलब AC है, सब जगह। ATM में जाओ आप, वहाँ पे AC है। तो उसको हम AC और रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को हम हटा नहीं सकते, हर घर में फ्रिज है। तो उसके जगह हमें किसी और चीज़ को मतलब यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। CFC के विकल्प को हमें कुछ विकसित करना है कि ऐसा हो कि हमें AC और फ्रिज भी मिल जाए, लेकिन उससे CFC जैसे गैस नहीं निकले। आगे देखिए आप, एफर्ट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के प्रयास। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिहार के हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बिहार गवर्नमेंट के क्या प्रयास हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो फर्स्ट एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स बिहार सरकार के फर्स्ट प्रयास क्या हैं, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पटना मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन में सुधार है ये,
पटना मेट्रो का यूज़ किया जा रहा है। आपको पता है पटना मेट्रो का अभी काम चल रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी लोग कि अपने गाड़ी यूज़ करते हैं, अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वो अब यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है उसके उपयोग नहीं करेंगे, तो रोड पे मतलब बहुत कम अब ट्रांसपोर्ट आपको व्हीकल्स देखने को मिलेगा। लोग अब पटना जो भी मेट्रो है उसको यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या होगा, बहुत मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो भी आपके ईंधन है, कम से कम उसका उपयोग होगा, जिससे कि बहुत सारे गैसेस जो भी CFC हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, वो बहुत कम मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जाएगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो भी वायुमंडल है, जो भी एटमॉस्फेयर, वो गर्म नहीं होगी, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो आगे देखिए आप, तो सेकंड क्या है, सोलर पैनल्स ऑन गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। इससे क्या, अगर आप सोलर पैनल मतलब जो सौर ऊर्जा अगर आप यूज़ करते हो, तो वो क्या है, सौर ऊर्जा कहाँ से मिलेगी आपको, सूरज से मिलेगी। तो इसमें कोई हमें ईंधन जलाना नहीं पड़ेगा। तो जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस है, वो तो ईंधन जलाने से या फैक्ट्री से ही आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सोलर पैनल अगर हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस जो भी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई ईंधन हमें जलाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग अब कम होगा। तो सरकारी कार्यालय भवनों पे सौर पैनल लगाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। थर्ड क्या है, यूज ऑफ सोलर पंप फॉर एग्रीकल्चर, कृषि हेतु सोलर पंप का उपयोग। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए क्या है, सौर ऊर्जा का यूज़ किया जा रहा है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बिहार सरकार के ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। आगे देखिए, बियाडा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, आपको जो भी आपके मतलब मैं बताया आपको, जो भी विंड एनर्जी जो हवा से एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, सोलर एनर्जी, वो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना कर, ज़्यादा से कम हमें ईंधन का यूज़ करना पड़े, जिससे कि जो भी हानिकारक, जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, वो प्रोड्यूस ना हो, डेवलप ना हो, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बियाडा का गठन किया गया पटना में। ये आपके जो भी पाटलिपुत्र, पता है पटना में पाटलिपुत्र में इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे बियाडा ऑफिस है। वहीं पे नवीकरणीय मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए वहाँ पे बातें चल रही है कि हमारे जो बिहार में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ऊर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। आगे देखिए आप, ये क्या है, एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के क्या प्रयास हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। यहाँ पे देखिए आप, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके BPSC, UPSC और भी जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कहीं भी इससे क्वेश्चंस आ सकती है और पहले आ भी चुकी हैं। तो पहला क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल मिशन, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन। तो ये क्या है, ये आपका वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन लाए गए। तो इसमें मेनली क्या बात किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस जो ज़्यादा से कम उसका उत्सर्जन किया जाना चाहिए, और जितने भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कम यूज़ करें, जिससे कि गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कम उससे उत्सर्जन हो और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रोक सकें। आगे पॉइंट क्या है, लाइट स्कीम, उजाला योजना। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने LED बल्ब, आपको पता है LED बल्ब का वितरण किया गया। इसमें मतलब बांटा गया कि LED बल्ब जलाइए। अब LED बल्ब में क्या है, इसका क्या है कि कम से कम मतलब एनर्जी ले, कम ऊर्जा ले लाइट को जलने में, LED बल्ब को जलने में, और जिससे मेनली क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल थर्मल प्लांट में जो एनर्जी डेवलप होती है, उसमें भी तो कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो वो कम से कम हो। तो मेनली क्या हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ें तापमान मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ रोकी जाए, जिससे रोक दिया जाए, जिससे टेम्परेचर तापमान कम किया जाए, वही चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग रोका जा सके। तो आगे क्या है, नेशनल वाटर मिशन, इसमें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा स्टार्ट किया गया मेनली फॉर जो भी हमारे वेस्टेज हैं, उससे भी मीथेन गैस निकलती हैं, जो कि हमारे तापमान टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर को बढ़ाती है। तो उसमें हम उसके बारे में बात किए। तो जो भी चीज़ें हैं देख लीजिए आप, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस समझौते पर क्या बात किया गया, ये जो मेनली था, जो कार्बन कंटेंट जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम करने के लिए डिस्कस की गई थी। ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट पे। तो हमारे जो देश है इंडिया, इससे वहाँ पे पेरिस में समझौता हुआ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, कि जिन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन गैसेस जैसी हानिकारक गैस जो
उत्सर्जन होती है, डेवलप होती है, उसका यूज़ हम कम करें, ठीक है ना। तो ये क्या हम ग्लोबल वार्मिंग से बात करें, इतने आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपके लिए एनफ है। बट कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मेनली सिर्फ आ जाएगा पेरिस एग्रीमेंट डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे फिर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलो तो आप लोग मैसेज कीजिए मुझे, अगर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं इससे ही बना दूंगा आपको, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजिक प्लान फॉर रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी, मैं बताया आपको कि जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ठीक है ना, और यूज़ किया भी जा रहा है। और जो भी एयर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो हवा से हम एनर्जी डेवलप कर सके, ठीक है ना, और पानी से भी करते हैं हम लोग वाटर एनर्जी डैम बना के, तो वो चीज़ें पे हमारे देश में काम चल रहा है। और नेशनल सोलर मिशन, सोलर एनर्जी देख लीजिए, सोलर का यूज़ हमारे मतलब देश में ज़्यादा से ज़्यादा अभी किया जा रहा है, ठीक है ना। साउथ एरिया में आप जाके देख सकते हो, केरल में जाके देखो आप। और केरल में एक एयरपोर्ट है, पता है आपको, कोची एयरपोर्ट, तो देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर एनर्जी से चलता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लीजिए। तो नेशनल सोलर मिशन दैट विल इंक्रीज द इंडियन कैपेसिटी इन एनर्जी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो ऊर्जा नवीकरण में भारतीय की क्षमता को बढ़ाएगा, इससे भी हमारे देश में पहल चल रही है, बातें चल रही हैं। तो ये सब पॉइंट आप देख लीजिए, लिख लीजिए। और क्या है, 7th पॉइंट क्या है, एनर्जी जनरेशन टारगेट 800 मेगावाट, 800 मेगावाट एनर्जी जनरेशन का टारगेट किया गया है 2030 तक, ठीक है ना, देश हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 800 में 320 मेगावाट जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा डेवलप किया जाएगा। आप समझ रहे हो, जो नॉन मतलब फॉसिल फ्यूल क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना, और भी गैसेस है, नेचुरल गैसेस है, उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन जो हमारे देश में गवर्नमेंट का क्या है टारगेट कि 800 मेगावाट एनर्जी डेवलप करना है, लेकिन उसमें जो 320 मेगावाट एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, वो नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा डेवलप किया जाएगा। नॉन फॉसिल फ्यूल में कैसे क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा हो सकता है, ठीक है ना, और विंड एनर्जी जो हवा के द्वारा होता है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना, वाटर एनर्जी, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और 2030 तक ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य क्या है, 800 मेगावाट, बट उसमें 300 मेगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो ये जो भी इंडिया के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, आप ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज़ इसे आप लिखिए। अब यहाँ पे देखिए आप, इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्लोबल वार्मिंग पे, और जब आपको प्रयास पूछा जाए कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब इंडिया के द्वारा या बिहार के द्वारा, तो आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, ठीक है ना। कुछ प्रयास हैं, ये देख लीजिए आप। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है कि 1972 फर्स्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है, एक मतलब स्वीडन सिटी, पता है, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, ठीक है ना। तो 1972 में यहाँ पे वर्ल्ड मतलब विश्व का पहला इंटरनेशनल पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है ना। जो स्टॉकहोम जो स्वीडन का शहर है, ठीक है ना, स्वीडन का सिटी है। तो 1972 में वर्ल्ड मतलब विश्व का सबसे पहला इंटरनेशनल पर्यावरण एनवायरमेंटल समिट वहाँ पे हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कि 119 देश ने पार्टिसिपेट किया। 119 कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट लिया। इसमें सब देशों ने, जितने भी वहाँ पे कंट्री पार्टिसिपेट लिया, उसने वहाँ सब देशों ने मिलकर बात रखी कि धरती जो है हम सबकी है, धरती क्या है, सबकी है, और हम सबको मिलके इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो यहाँ पे जो बातें हुई, क्या बात हुई कि धरती सबकी है, जितने भी 119 कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया, और हम सबको मिलके इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचानी है। तो यहाँ पे आप समझ गए यहाँ पे क्या बातें हुई। 1972 स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजित किया गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। यहाँ पे क्या, किस मैटर पे बात हुआ, ओजोन प्रोटेक्शन पे, ओजोन संरक्षण पे। तो आप एग्जाम में यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको बस एग्जाम में एफर्ट्स में इतना ही लिखना है। बस कभी कभी क्वेश्चंस इससे इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसमें आपको पूरा ब्रीफ में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप समझ के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें पृथ्वी पर बढ़ती हुई जो टेम्परेचर तापमान है और ओजोन लेयर के बारे में बातें की गई थी कि कम से कम मतलब ओजोन लेयर का हमें प्रोटेक्शन करना है और तापमान जितना हो सके हमें अर्थ पे कम से कम रखना है, ठीक है। आगे देखिए आप, थर्ड क्या है,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC फॉर्म। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का गठन किया गया और इसमें क्या बातें की गई कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता है उसको रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैस जो भी ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी गैसेस हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। और मेन टारगेट क्या था कि जितने भी मतलब क्लाइमेट चेंज है जो भी उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रैक्शन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस इंटरफ्रेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ कि UNFCCC जो फॉर्म हुआ उसमें क्या बात हुई कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उस पर हमें एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज सडनली जो हो जाती है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के जो बदलाव आती है एटमॉस्फेयर में उसको कम से कम करना है। और जो भी उस एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आती है, टेम्परेचर बढ़ रही है, तापमान घट रही है, बढ़ रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारी मतलब डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट है, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है, उसको हमें कम करना है। तो मेनली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो फॉर्म किया गया था फ्रेमवर्क, उसमें ये बातें की गई थी। और फोर्थ क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको लिखने आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वैसे आप देख लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसमें ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कैसे रिड्यूस करना है, बहुत कैसे कम करना है, उसके बारे में बातें गई है। मेनली क्या बात की गई यहाँ पे, जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसमें मेनली टारगेट किया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज मतलब जो भी कंट्री हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, जहाँ पे ज़्यादा औद्योगिक विकास है, जहाँ पे ज़्यादा औद्योगिक काम चल रही है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे बातें करके, ठीक है ना। मेनली 39 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट लिया, 39 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी। सारी कंट्री ने मिलके एक प्रोटोकॉल बनाया कि हम वहाँ पे कम से कम ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस करें, उसको रिड्यूस करें, तो जिससे कि तापमान कम होगी, टेम्परेचर कम होगी एटमॉस्फेयर का, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। आगे देख लीजिए आप, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब मेनली क्या है, ये जो पॉइंट्स है सारे जितने, ये मेनली ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं तो आपको पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है ना, और भी गैसेस हैं जैसे कि N2O है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसको एमिशंस को हमें रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करना, ये इस एग्रीमेंट में बातें हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट में भी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी यही बात हुई थी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और भी जो जैसे कि व्हीकल्स हैं या इंडस्ट्री, जो मेनली जो इंडस्ट्री उसको हम कम से कम यूज़ करें, ठीक है ना, उसका एक टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कम हो और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव ना हो, चेंज ना हो, जिससे कि हम एक संतुलन मतलब तरह से हम पृथ्वी पे अपना जीवन यापन कर सकें, हम अपना लाइफ अच्छे से रख सकें। और टेम्परेचर मतलब वेरिएंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेनली इसी चीज़ पे फोकस किया गया पेरिस एग्रीमेंट में। इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, बिकॉज इस एग्रीमेंट पे भी, क्योटो प्रोटोकॉल पे भी एक अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, उसे पूरा ब्रीफ में लिखना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्लास बड़ी हो गई, तो ठीक है। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनल मैसेज कीजिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।